आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग HMIs के बारे में जानेंगे। HMIs का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट का वीडियो मैंने बहुत पहले ही बनाया था और उसके बाद मैंने जानकारी दी थी इम्यूनाइजेशन के बारे में। तो उसी से रिलेटेड ये HMIs का जो इंडिकेटर है आज हम आपको भरने के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। और HMIs में प्रीवियस जो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 इसी चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, उसको आप लोग अवश्य देख लें इस इंडिकेटर को भरने से पहले। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज HMIs का M6, जो कि इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है, टीकाकरण से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला आप लोग क्या काम कीजिए कि HMIs का जो हिंदी फॉर्मेट है उसको आप लोग अपने सामने में रख लीजिए, ताकि मैं एक एक इंडिकेटर बताता जाऊंगा और आप उसको देखते जाइएगा कि कैसे यहाँ पे क्या क्या डाटा फिल हो सकता है और किसको नहीं फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहला जो है बाल टीकाकरण में है 0 से 11 महीने के शिशुओं की संख्या जिन्होंने प्राप्त किया। तो पहला है विटामिन के जन्म खुराक। तो आप याद कीजिएगा, मेरा जो इससे पहले हम इम्यूनाइजेशन के बारे में बताए थे, तो उसमें विटामिन के बारे में हमने बताया था कि विटामिन के जहाँ पे सप्लाई है या फिर जहाँ पे भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है वहाँ से ये डाटा आ सकता है। लेकिन यदि आप किसी HSC में पोस्टेड है और विटामिन के का सप्लाई नहीं है आपके पास, या फिर वहाँ डिलीवरी पॉइंट नहीं है, तो वहाँ से विटामिन के का रिपोर्ट नहीं आएगा। तो आप लोग इस इंडिकेटर यानी विटामिन के वाला जो पार्ट है, तो इसको थोड़ा सा समझ बूझ के भरिएगा कि आपके पास इसका सप्लाई है या फिर नहीं है। दूसरा है आपका BCG। BCG देखिए, HMIs में BCG तो सभी जगह लग रहा है, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के केस में हो या फिर होम डिलीवरी के केस में। इंस्टीट्यूशनल में क्या होता है कि वहाँ पे तुरंत पड़ जाता है, और होम डिलीवरी के केस में वो बाद में पड़ता है। तो ये 1 साल तक पड़ सकता है, तो इसका डाटा आप आराम से भर सकते हैं। तीसरा है आपका DPT1, और फिर उसके आगे है DPT2, और फिर उसके आगे है DPT3। तो ये जो है आपका DPT1 2 3 ये बंद हो चुका है, तो इसका डाटा नहीं भरना है HMIs में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी जो भरा हुआ है, देखिए यहाँ पे 0 0 किया हुआ है, इसमें तीनों में 0 है। तो DPT1 2 3 का सप्लाई नहीं है, अब ये बंद हो चुका है, तो ये डाटा हम लोग नहीं भरेंगे। अगला है पेंटा 1, पेंटा 2 और पेंटा 3। तो देखिए पेंटा 1, पेंटा 2 और पेंटा 3 जो होगा आपका, पेंटा 1 का जो डाटा होगा, यदि आप अच्छे से ड्यू लिस्ट बना रहे हैं और मतलब हर चीज़ आपका सर्वे ड्यू अपडेट है, तो उसमें पेंटा 1 का डाटा हमेशा ज़्यादा होगा, पेंटा 2 उससे कम होगा या उसके बराबर होगा, और पेंटा 3 का भी उससे कम होगा। ठीक है, तो इसका डाटा थोड़ा सा ध्यान से भरना। जैसे यहाँ पे देखिए कि पेंटा 1 में 40 है, पेंटा 2 में 15 है, पेंटा 3 में 16 है। तो ये डाटा का जो ग्राफ है ये सही एंट्री है यहाँ पे किया हुआ। लेकिन यदि हम लोग पेंटा 1 का डाटा यहाँ पे बढ़ा देंगे, जैसे 15 कर दिए और पेंटा 2 40 कर दिए, तो ये कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है कि ज़रूर कहीं ना कहीं सर्वे और ड्यू में आपका प्रॉब्लम है, या फिर पेंटा 1 के बच्चे को आप नहीं खोज पा रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम बता देना चाह रहे हैं कि पेंटा 1, पेंटा 2 और पेंटा 3 का जो डाटा होगा वो आपका OPV1, OPV2 और OPV3 सेम डाटा भरना है। ठीक है, और उसी तरह IPV1, IPV2 ये आपका 1 और 3 के बराबर होता है। ठीक है,
रोटा वायरस में भी वही चीज़ है, 1 to 3 आपका बराबर होगा पेंटा 1 to 3 के बराबर। तो देखिए उसी तरह से यहाँ पे पेंटा 1 to 3 का डाटा देख लिए। उसके बाद देखिए OPV0 क्या है यहाँ पे, ये बर्थ डोज है, तो जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रहा है वहीं से ये डाटा आएगा। और यदि आपको फील्ड में इसका सप्लाई दिया जा रहा है तभी होगा, यानी कि जहाँ पे भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मामला हो वहाँ से ये डाटा आएगा। तो वो डाटा आप जो है भर सकते हैं। और HSC में भी यदि आपको सप्लाई दिया जा रहा है और आप बर्थ डोज के रूप में यूज़ कर रहे हैं तभी इस डाटा को आप भर के भेजिएगा, ठीक है। अगला है आपका OPV 1 to 3। तो OPV 1 to 3 के बारे में अभी हमने बताया कि जो पेंटा 1 to 3 होगा वही आपका OPV 1 to 3 का डाटा भराएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए है हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज। तो हेपेटाइटिस बी का जो बर्थ डोज है ये आपका जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होता है वहीं से ये डाटा सिर्फ आता है, ठीक है। यदि आप HSC में काम कर रहे हैं और HSC में आपका L1 पॉइंट नहीं है, यानी कि डिलीवरी आपका नहीं हो रहा है, तो ये आप भूल के भी ये डाटा नहीं भरिएगा, ठीक है। यानी कि हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज आपका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जहाँ पे भी हो रहा है वहाँ से ये डाटा आएगा। नेक्स्ट है आपका हेपेटाइटिस B1, B2 और B3। एकदम भूल के भी ये डाटा नहीं भरना है। जैसे हमने अभी बताया कि DPT 1 to 3 और हेपेटाइटिस 1 to 3 का डाटा भूल के भी नहीं भरना है, यानी भूल के भी ये भूल नहीं करना है, ठीक है। यानी कि ये आपका ना HSC से रिपोर्ट आएगा और ना आपका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के केस में ये रिपोर्ट आएगा। हेपेटाइटिस बी का सिर्फ बर्थ डोज लगेगा, HMIs में सिर्फ बर्थ डोज हम लोग भरेंगे। क्लियर है। उसी तरह देखिए नेक्स्ट है आपका IPV1 और IPV2। IPV1 जो है आपका वो पेंटा 1 के बराबर होगा या फिर OPV1 के बराबर होगा, और IPV2 जो है वो आपका तीसरा डोज के समय लगता है तो उसके बराबर होगा। मतलब जितना बच्चा आपका पेंटा 3 का होगा वही आपका IPV2 के केस में आएगा। क्लियर है। फिर आगे देखिए रोटा 1, रोटा 2 और रोटा 3। तो ये भी डाटा आपका जितना बच्चा पेंटा 1, पेंटा 2 और पेंटा 3 के लिए आएगा, जितना बच्चा आपका OPV1, OPV2 और OPV3 के लिए आएगा वही बच्चा को आप हम लोग रोटा 1, रोटा 2 और रोटा 3 से इम्यूनाइज करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है PCV आपका हम लोग जान रहे हैं कि पेंटा 1 के साथ पड़ता है, तो पेंटा 1 का जितना भी बच्चा होगा उसको हम लोग PCV1 देंगे। PCV2 किसको देंगे, तो जो 3rd डोज के लिए मेरा बच्चा आया हुआ है टीका लेने के लिए साइट पे, यानी 3rd डोज का जो ड्यू है मेरा जिसको आप टीका देकर डन कर रहे हैं, तो वो आपका PCV2 के लिए उसको हम लोग दे सकते हैं। यानी कि जो तीसरा डोज आप दिए हैं पेंटा 3rd का या फिर OPV 3rd का, वो आपका PCV2 के केस में पड़ेगा, ठीक है। और PCV बूस्टर जो है वो 9 मंथ पे लगता है, और जो हम लोग फुल इम्यूनाइजेशन के केस में देते हैं 9 मंथ पे, तो वो आपका डाटा वहाँ भराएगा। उसके बाद देखिए PCV बूस्टर के केस में हमने क्या बताया कि PCV बूस्टर जो है हम लोग कब देते हैं, तो वो देते हैं 9 मंथ पे। तो 9 मंथ पे जब देते हैं तो मतलब कि जो आपका फुल इम्यूनाइजेशन के लिए जब बच्चा 9 महीने से 11 महीने के बीच आता है तो उसको हम वहाँ पे हम लोग PCV बूस्टर देते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग फुल इम्यूनाइजेशन में काउंट कर रहे हैं। इस पे कन्फ्यूजन भी बहुत जगह चल रहा है अभी कि PCV बूस्टर यदि नहीं पड़ रहा है तो क्या हम लोग उस बच्चे को फुल इम्यूनाइजेशन मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे, ठीक है। तो बहुत जगह से जो HMIS रिपोर्ट से देखा जा रहा है कि बहुत सारी NM रिपोर्ट कर रही है PCV बूस्टर फुल इम्यूनाइजेशन के साथ, और यदि जिसको नहीं पड़ा है PCV बूस्टर तो उसको हम लोग फुल इम्यूनाइजेशन में काउंट नहीं कर रहे हैं। तो ये अक्सर डिस्ट्रिक्ट वाइज या स्टेट वाइज में जो है इस पे कन्फ्यूजन चल रहा है। तो फिलहाल हम लोग जो है बोला गया है कि PCV बूस्टर यदि अभी तक का जो कंसेप्ट है कि PCV बूस्टर यदि आप किसी बच्चे को नहीं दे रहे हैं तो वो फुल इम्यूनाइजेशन में काउंट नहीं होता है, यानी कि MR1 जितना दे रहे हैं और
यदि पीसीवी कम है तो पीसीवी का जो डाटा है वो आपका फुल इम्यूनाइजेशन के लिए होगा। तो खैर इस पे जो मतभेद है वो आप अपने स्तर से क्लियर हो जाइएगा, ठीक है। तो फिलहाल HMIS में हम लोग पीसीवी बूस्टर कब देंगे, 9 मंथ पे जो डाटा आएगा। उसके बाद है MR1, प्राप्त करने वाले 9 से 11 महीने के बच्चों की संख्या। तो यहाँ पे MR1 जो है, जो खसरा और रूबेला नाम से जाना जाता है, यहाँ पे जितने बच्चे को आप दीजिएगा 9 से 11 महीने पे वो भरिएगा। फिर यहाँ पे देखिए जो मिजिल्स पहले चल रहा था 9 से 11 महीने पे की पहली खुराक, यहाँ पे देखिए 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि अब मिजिल्स का सप्लाई नहीं है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो मिजिल्स अब हम लोग नहीं देते हैं, तो भूल के ये भी गलती नहीं करना है। मिजिल्स में डाटा नहीं भरना है, चाहे वो मिजिल्स का पहला डोज हो या फिर मिजिल्स का दूसरा डोज हो। अब हम लोग कहाँ पे डाटा भरते हैं, MR में भरते हैं। मतलब वही डाटा जो पहले मिजिल्स में भर रहे थे वो डाटा अब हम लोग कहाँ भरेंगे, MR में भरेंगे। तो MR में आप जो है ये डाटा भरिएगा कि कितने बच्चे को आपने 9 से 11 महीने पे पूर्ण टीकाकरण दिया है। तो पूर्ण टीकाकरण का तो हमने आपको पहले ही सारा डिटेल आप देखिएगा मेरे इस चैनल में, जो टीकाकरण के बारे में हमने बताया उसमें हमने डिटेल बता दिया था, तो उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि HMIS में किस इंडिकेटर में डाटा भरना है और किस इंडिकेटर में डाटा नहीं भरना है, ठीक है। तो मिजिल्स में हम लोग यहाँ पे डाटा 0 रखे हुए हैं, देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए फिर नेक्स्ट है जेई। तो जेई का भी कंसेप्ट क्लियर है, जेई चल रहा है तो उसका डाटा हम लोग देंगे। अब यहाँ से देखिए कि 9 से 11 महीने की उम्र के बीच पूरी तरह से प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या, मतलब जिसको आपने बर्थ डोज से लेके 9 मंथ तक का सारा खुराक दे दिया है, वैसे मेल कितने हैं, यानी पुरुष कितने हैं और कितने महिला को आपने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने 35 भरा था और यहाँ पे मेल और फीमेल जोड़ के यदि आपको सारा टीका दे रहे हैं तो ये मेल और फीमेल आपका इसके बराबर होगा, यानी कि MR के बराबर होगा। कब, जब आप उसको सारा टीका दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे कि हमने MR यूज़ किया है, यहाँ पे 35, MR का टीका कितना दिया है, 35, लेकिन हमने उसको पीसीवी बूस्टर नहीं दिया है। पीसीवी बूस्टर देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 16। तो मतलब ये हो गया कि 16 बच्चे को ही हमने पूर्ण प्रतिरक्षित किया है। तो यहाँ पे जो डाटा यहाँ पे आया हुआ है, इस डाटा में विरोधाभास थोड़ा सा है कि ये कैसे हमने इसको पूर्ण टीकाकरण के अंतर्गत रख लिया, क्योंकि हमने उस बच्चे को पीसीवी बूस्टर नहीं दिया। पीसीवी बूस्टर में आप दिखा रहे हैं कि हमने बस 16 को दिया है, 16 बच्चे को दिया है, लेकिन यहाँ पे जब मेल फीमेल आप काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका 35 हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए, यानी ये दोनों का जोड़ जो है इसके बराबर होगा, ठीक है, या फिर जेई के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन पीसीवी बूस्टर जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो पीसीवी बूस्टर कितना है, 16। तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि जब हमने 16 बच्चे को ही दिया है टीका पीसीवी बूस्टर और हम उसको MR के साथ दे रहे हैं पूर्ण टीकाकरण के समय, और पूर्ण टीकाकरण का परिभाषा है कि सभी टीके उसको बर्थ डोज से लेके 9 मंथ तक का सभी टीका पड़ गया, वही पूर्ण प्रतिरक्षित होता है। तो फिर यहाँ पे ये डाटा गलत हो सकता है, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए कि पीसीवी का सप्लाई ही नहीं है तो उस केस में हम लोगों का ये डाटा सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पीसीवी का यदि गवर्नमेंट के तरफ से सप्लाई ही नहीं है और हम नहीं दे पा रहे हैं, तब यहाँ पे ये डाटा हम लोग रीजन दे के कि पीसीवी का सप्लाई नहीं था इसलिए हमने यहाँ पे 20 और 15 दिया है, जिसको हमने MR1 से प्रतिरक्षित किया है, ठीक है। तब ये डाटा आपका सही होगा। तो आप वहाँ रीजन दे के अपने इस डाटा को सही कर सकते हैं, क्लियर है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे है 12 महीने के बच्चों को जो टीकाकरण दिया जाता है। तो 12 महीने के बाद बच्चों को जो टीका यहाँ पे दिए हैं, मतलब कि जो बच्चा है यदि 11 महीने तक आप उसको पूर्ण प्रतिरक्षित कर रहे हैं
तो वो डाटा इसमें भराएगा, और यदि उसके बाद आप टीका दे रहे हैं तो वो डाटा इसमें आएगा। तो ये डाटा बहुत कम आता है, अक्सर 2 4 1 2 ऐसे करके डाटा आता है। तो मतलब ध्यान रखना है कि ये जो 12 महीने वाला जो पार्ट है, 12 महीने के बाद जो बच्चे को टीका दिया जाता है, ये डाटा यदि आपका ज़्यादा संख्या में आ रहा है तो ये डाटा आपका गलत हो सकता है। तो इस पर एकदम ध्यान देना है कि ये डाटा आपका जो है भरते समय 12 महीने से ज़्यादा वाले बच्चे में आपको ज़्यादा डाटा ना आए। नेक्स्ट है, देखिए, प्राप्त करने वाले 12 महीने से अधिक बच्चों की संख्या। अब यहाँ पे MR2 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो MR2 का डाटा आएगा, अभी हमने बताया, लेकिन मीजल्स 2 का डाटा नहीं आएगा। क्लियर है? मीजल्स 1 का डाटा नहीं आएगा, मीजल्स 2 का डाटा नहीं आएगा। MR का डाटा हम लोग यहाँ पे भर सकते हैं। फिर DPT बूस्टर, OPV बूस्टर, ये दोनों का डाटा आएगा, MR के बराबर होगा। और फिर GI का डाटा, ये सभी जो है आपको यदि सप्लाई है तो ये सारा डाटा जो है इक्विवेलेंट होगा, मतलब बराबर होगा। ठीक है? यदि सप्लाई नहीं है तब ये कम ज़्यादा हो सकता है। तो इस डाटा को आप देख लीजिएगा कि जो MR2 होगा वही DPT फर्स्ट होगा, वही OPV का, सॉरी, जो MR2 का डाटा होगा वही आपका DPT का बूस्टर होगा, OPV बूस्टर होगा, और JE का 2 होगा। कम या ज़्यादा कब हो सकता है? जब उसका सप्लाई आपके पास नहीं हो। ठीक है? लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये MMR का टीका नहीं सप्लाई है, तो ये गलती नहीं करना है। MMR में डाटा को नहीं भरना है। तो अभी तक हमने आपको बताया कि DPT 1 to 3 डाटा नहीं भरना है, हेपेटाइटिस 1 to 3 का डाटा नहीं भरना है। उसके बाद हमने बताया मीजल्स का टीका नहीं भरना है, मीजल्स नहीं देते हम लोग। मीजल्स का 2 वाला जो कॉलम है उसमें भी हम लोग डाटा नहीं देंगे। और फिर MMR जो है वो भी सप्लाई नहीं है, तो ये डाटा नहीं देना है। ये डाटा आप यदि HMIs में भर रहे हैं तो वो गलती कर रहे हैं आप। ठीक है? तो उसको ध्यान से भरिएगा। उसके बाद है 23 महीने से अधिक बच्चों की संख्या। तो यहाँ पे है टाइफाइड। देखिए, टाइफाइड का सप्लाई नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में अभी नहीं आया हुआ है, तो इसका हम लोग यदि डाटा भर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। यानी टाइफाइड हम लोगों को नहीं भरना है। 5 वर्ष से अधिक बच्चों की संख्या जिसको हमने DPT दूसरा का बूस्टर दिए हैं, ये चल रहा है। यानी 5 साल वाले बच्चे के केस में हम लोग DPT यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? लेकिन उससे कम वाले केस में हम लोग बच्चे को टीका नहीं दे रहे हैं, DPT नहीं दे रहे हैं। उसी तरह से है आपका TD10, जो 10 वर्ष से अधिक बच्चों की संख्या जिसको दे रहे हैं वो दीजिएगा। उसके बाद 16 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे, किशोरी के केस में हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस TT को, TD जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे आप रिपोर्ट करने से पहले एक चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा कि TT का जितना भी आपको सप्लाई दिया गया है कोल्ड चेन से, उससे ज़्यादा का रिपोर्ट नहीं कर दीजिएगा। अक्सर ये देखा जा रहा है कि आपको वैक्सीन का सप्लाई कम मिला और रिपोर्ट आप ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये गलती नहीं कीजिएगा। ये ज़रूर आप मैच कर लीजिएगा। चाहे कोई भी वैक्सीन हो जिसका आपको सप्लाई दिया जा रहा है कोल्ड चेन से, तो मंथली रिपोर्ट कंपाइल करते समय आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा कि आपका वैक्सीन का जो स्टॉक आपको मिला है उससे ज़्यादा का रिपोर्ट नहीं हो। तो अक्सर TT1 के केस में ऐसा देखा जा रहा है कि सप्लाई कम मिला और डाटा बढ़ाने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट ज़्यादा कर देते हैं। तो ये गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि क्रॉस चेक जब होता है तब आप उस समय डिफ़ॉल्टर हो सकते हैं। ठीक है? उसके बाद देखिए है AEFI। तो AEFI के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। तो इसमें ये देखना है कि टीकाकरण के पश्चात AEFI जो होता है, टीकाकरण के पश्चात जो प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वो आपका AEFI होता है। तो फोड़ा फुंसी यदि हो रहा है तो वो अक्सर हो जाता है बच्चे को टीका जब देते हैं हम लोग, तो वो रिपोर्ट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है करने में। ये रिपोर्ट आप AEFI का आराम से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए AEFI मामले में मृत्यु की संख्या, कभी कभी यहाँ पे बहुत सारा डाटा ANM के द्वारा भर दिया जाता है, तो एकदम नहीं, ये डाटा पे भरते समय
ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि फोरा फुंसी वाला जो ऊपर वाला डाटा था वो गलती से हमने AE5 मृत्यु वाले केस में डाल दिया, तो ये एकदम बवंडर हो सकता है। इससे जो है पूरा यहाँ से लेके HSC से लेके आपका इंडिया लेवल पे जो भी हैं जो देख रहे हैं, पूरा भारी उलटफेर हो सकता है इस पर। तो ये डाटा एकदम नहीं ध्यान से भरना है कि AE5 में जो मृत्यु का केस है एकदम ज़ीरो रहेगा। यदि कोई एक आध केस कहीं हुआ है तो उसको एग्जामिन करने के बाद ही आपको ये डाटा भरना है, ठीक है। और AE5 मामले में यदि कुछ अन्य कोई केस होता है तो ये डाटा भी आप भर सकते हैं, इसको भरने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे है टीकाकरण सत्रों की संख्या, यानी कि जो प्लान है आपका, जो आपको माइक्रो प्लान मिला है उसमें आप देख लीजिए कि मेरा प्लान कितना है। देखिए यहाँ पे जैसे प्लान मेरा जो है 10 है, जैसे मेरा प्लान यहाँ पे 16 है तो हमने 16 भरा। हेल्ड आप जितना कर यानी उस मंथ में आप जितना भी कर रहे हैं वो आपका हेल्ड में आ जाएगा, और वहाँ आशा कितनी उपस्थित थी वो डाटा आपका आ जाएगा, ठीक है। तो प्लान हेल्ड आपका ये प्लान से हमेशा या तो डाटा ये कम रहेगा या फिर बराबर होगा। यदि आप कभी कभार दूसरे के सत्र को कर रहे हैं तो उसको अपने प्लान हेल्ड में नहीं डालना, वो दूसरे HSC में जाएगा। यदि आप यहाँ पे डाल दे रहे हैं तो वो गलती आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको यदि कोई दूसरे HSC में भेजा गया है तो आपको क्या करना है, उस HSC के ANM को वो डाटा आपको दे देना है। उसके बाद देखिए 9 महीने से 5 साल के बीच विटामिन A की खुराक दी गई। विटामिन A का खुराक यदि हम लोग दे रहे हैं, विटामिन A का खुराक 5वां दे रहे हैं, फिर 9वां खुराक का यहाँ पे है। ये यदि आपको डाटा दे रहे हैं तो इसको यहाँ पे हम लोग भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद IFA सिरप का ये भी आपका चल रहा है, यदि सप्लाई है IFA सिरप का तो हम लोग इसको डाटा भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भरने में। एल्बेंडाजोल वाला जो केस है, बच्चों की संख्या 12 से 59 महीने में जिन्हें एल्बेंडाजोल दिया गया, एकदम भर सकते हैं, भरने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे लास्ट है गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चों की संख्या जिनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, ठीक है। यानी कि वीक न्यूबॉर्न के केस में यदि आप किसी बच्चे का स्वास्थ्य कर रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं या फिर किसी तरह का सलाह दे रहे हैं, तो वो आप डाटा यहाँ पे ज़रूर भरिएगा। तो ये है आपका HMIS का M6 पार्ट। तो उम्मीद है कि ये आप अच्छे से समझ जाइएगा। यदि किसी भी इंडिकेटर में आपको कोई भी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, हम उसका सॉल्यूशन कर देंगे। तो फिर चलिए चलते चलते हम लोग आप सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम बहुत जल्दी ही आपको अगले अपडेट, अगला कोई ऐप के बारे में 1 से 2 दिन में फिर हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।